कहा जाता है कि जिस जगह पर डी मार्ट का स्टोर होता है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी किराना स्टोर खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बाकी के स्टोर्स अपने प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर बेचते हैं डी मार्ट उसी सेम प्रोडक्ट को 20 से 30% कम रेट पर दे देता है। एक तरफ ये कंज्यूमर्स को सस्ते में सामान देता है, दूसरी तरफ अपने इन्वेस्टर्स को मैनीफोल्ड रिटर्न भी दे रहा। साल 2017 में डी मार्ट सिर्फ 300 रुपए के प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आया था, जिसने केवल 3.5 साल के अंदर 7 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दे दिया। लेकिन पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर्स की टेंशन अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक समय इतना हाई रिटर्न देने वाला ये स्टॉक अब अपने पीक पॉइंट से 40% नीचे आ चुका है। तो आखिर इस भारी गिरावट का रीजन क्या है? क्या डी मार्ट का खेल अब खत्म होने वाला है और कहीं इन सभी लॉसेस के पीछे रिलायंस रिटेल का हाथ तो नहीं है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डी मार्ट के डाउनफॉल को समझने से पहले हमें इसके शुरुआती दिनों को जानना होगा कि ये अपने किस स्ट्रैटेजी से मार्केट में फेमस हुआ। डी मार्ट की शुरुआत राधाकिशन दमानी ने साल 2002 में की थी। आपको बता दें कि राधाकिशन दमानी एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर हैं, जहां स्टॉक मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला इनसे एडवाइस लेते थे। कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो ये आपको अच्छा बिजनेसमैन बनने में हेल्प करता है। और ये चीज हम राधाकिशन दमानी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और डी मार्ट की अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ से सीख भी सकते हैं। जब राधाकिशन दमानी अपना सुपरमार्केट खोलना चाहते थे तो उन्होंने इसके ऊपर खूब रिसर्च की, कई देशों की बड़ी बड़ी सुपरमार्केट चैन को एक्सप्लोर किया और समझना चाहा कि वहाँ के कंज्यूमर्स क्या चीज खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। उस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि लोग डिस्काउंट वाली चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर केवल डिस्काउंट देकर वो ग्रोथ की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि उस समय पहले से ही फ्यूचर रिटेल ने अपना बिग बाजार ओपन कर रखा था जो अच्छे डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा था। ऐसे में उनकी सुपरमार्केट में कोई क्यों ही जाता। तो अब राधाकिशन दमानी ने ये प्लान बनाया कि वो बाकी के सुपरमार्केट से भी ज्यादा डिस्काउंट देंगे, पर ये काम उनके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। तो इन चैलेंजेस को मात देने के लिए राधाकिशन दमानी ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई जिससे डी मार्ट आज यहाँ तक पहुँच पाया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रेटजीज थी क्या। डी मार्ट की सबसे पहली स्ट्रेटजी थी कि वो किराए का स्टोर ना लेके खुद की जगह खरीदेंगे। इससे उनकी रेंटल कॉस्ट बचने लगी और उनकी जेब में ज्यादा प्रॉफिट जाने लगा। आज की बात करें तो डी मार्ट के 80% स्टोर्स इनके खुद के हैं एंड इन्हें सिर्फ 20% स्टोर्स का ही रेंट देना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक ही बार में ज्यादा फंड को इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर डी मार्ट को एक स्टोर से प्रॉफिट कमाकर अपना दूसरा स्टोर ओपन करना हो तो उसे उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि सफिशिएंट अमाउंट कलेक्ट ना हो जाए। लेकिन ये चैलेंज भी डी मार्ट के लिए सिर्फ शुरुआती दिनों तक ही था, क्योंकि जैसे जैसे इनके स्टोर्स के नंबर बढ़ते गए वैसे वैसे इनके प्रॉफिट भी बढ़ते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले जहां वो एक स्टोर के प्रॉफिट को कलेक्ट करके एक दूसरा स्टोर ओपन करने में 3 साल का समय लगाते थे, तो अब जब इनके पास 3 स्टोर हो गए तो सबका प्रॉफिट मिलाकर वो 1 साल में एक स्टोर ओपन करने लगे। यानी शुरुआत इनकी भले ही स्लो थी, लेकिन बाद में डी मार्ट का एक्सपेंशन तेज हो गया। दोस्तों, चाहे डी मार्ट हो या कोई और सुपरमार्केट, ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी पर काम करते हैं जो है स्लॉटिंग फीस। आप जो भी प्रोडक्ट सुपरमार्केट में देखते हैं उन प्रोडक्ट को उस जगह पर रखने के लिए कंपनीज को एक स्लॉटिंग फीस चुकानी पड़ती है। इसे आप उस प्रोडक्ट का एंट्री फीस या किराया भी मान सकते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरमार्केट में डेली हजारों की संख्या में कस्टमर्स आते हैं, तो ऐसे में हर कंपनी चाहेगी कि उसका प्रोडक्ट लोगों के नजर में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीद सकें। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंपनीज की मजबूरी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को वहां पर प्लेस करने के लिए डी मार्ट या इस जैसे बाकी सुपरमार्केट को स्लॉटिंग फीस के नाम पर एक भारी रकम चुकाती है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि डी मार्ट एमआरपी से 20 से 30% डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना हुआ है। तो आपको बता दें, इसके पीछे इसी स्लॉटिंग फीस का कमाल है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपकी एक बिस्किट की कंपनी है और आप अपना बिस्किट डी मार्ट में बेचना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको डी मार्ट को स्लॉटिंग फीस देनी होगी। अब डी मार्ट क्या करेगा कि वो स्लॉटिंग फीस के पैसों को डिस्काउंट में बदल देगा और आपके बिस्किट को हैवी डिस्काउंट पर सेल करेगा। एंड इसी स्ट्रेटजी से डी मार्ट फ्यूचर रिटेल, रिलायंस या दूसरी सुपरमार्केट चैन से ज्यादा सस्ते में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाता है। अब डिस्काउंट तो ये लोग भी देते हैं, लेकिन इन्हें शॉप का रेंट एंड और भी कई तरह के खर्च की वजह से ये डी मार्ट से कॉम्पीट नहीं कर पाते। ऐसे कई सुपरमार्केट्स हैं जो एक साल में बड़ा रेवेन्यू तो जनरेट करती हैं, लेकिन अगर हम उनकी एनुअल रिपोर्ट पर नजर डालें तो उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि प्रॉफिट बहुत ही कम बचता है।
लेकिन डी मार्ट ने हमेशा ही अपने एक्सपेंसेस को कम रखा है। आप कभी भी उनके स्टोर्स को लग्जरी डेकोरेशंस के साथ नहीं देखेंगे। एक साफ सुथरी जगह होगी जहाँ चीजों से भरे हुए रैक्स नजर आएंगे। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारे स्टाफ्स भी नहीं होंगे। स्टोर्स में लाइटिंग भी डिसेंट सी होगी ताकि आप आराम से प्रोडक्ट को देख सकें या उस पर लिखी हुई चीजों को पढ़ सकें। वहीं अगर आप रिलायंस रिटेल या बिग बाजार को देखेंगे तो वहाँ बेहतरीन लाइटिंग, सलीके से सजे हुए प्रोडक्ट्स और काफी वॉकिंग स्पेस दिखेगा जो इनके खर्चों को बढ़ा देता है। डी मार्ट का मेन फोकस है आपको कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना, ना कि स्टोर में एक लग्जरी एक्सपीरियंस देना। और जब लोगों को एमआरपी से कम प्राइस पर चीजें मिलती हैं, तो वो उसे बल्क में खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इस तरह डी मार्ट ह्यूज वॉल्यूम में प्रोडक्ट को सेल कर पाता है। अब एक तरफ ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम हो गया, ऊपर से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो रहा, जो डी मार्ट के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स से ऊपर रहने और उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का हमेशा ही एक बड़ा रीजन रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2014-15 की रिपोर्ट देखें तो डी मार्ट के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फ्यूचर रिटेल ने जहां 153 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, वहीं रिलायंस रिटेल ने 159 करोड़ रुपए का। लेकिन उसी दौरान डी मार्ट का प्रॉफिट था 211 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों पिछले 1-1.5 साल से डी मार्ट की हालत अब बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अक्टूबर 2021 में जहां इसका शेयर प्राइस 5,900 रुपए था, अब वो गिर के 3900 रुपए पर आ गया है। लेकिन हमेशा से एक अच्छा रिटर्न देने वाली इस प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसका शेयर प्राइस इतनी तेजी से नीचे आ रहा है? आइए इसके पीछे के असली वजह को समझते हैं। दोस्तों डी मार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फ्यूचर रिटेल, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तब यही दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे थे। लेकिन 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत होती है एंड तब से डी मार्ट का कंपटीशन और भी ज्यादा हाई हो गया। लेकिन तब इसका असर कभी भी इसकी सेल्स या प्रॉफिट पर नहीं पड़ा, बल्कि वो साल दर साल खुद को एक्सपैंड करता गया। मगर पिछले 4 से 5 सालों में मुकेश अंबानी का मेन फोकस रिलायंस रिटेल पर ही रहा है, क्योंकि वो एफएमसीजी मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। यही रीजन है कि जहां रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 2022 में 1.99 लाख करोड़ रुपए था, वो 2023 में 2.6 लाख करोड़ हो गया, जो 30% का इंक्रीज था। और अगर हम इसके रेवेन्यू को डी मार्ट से कंपेयर करें तो ये 5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा बात करें एक्सपेंशन की, तो वो भी रिलायंस रिटेल के फेवर में जाता है, क्योंकि इन्होंने 2006 में एक स्टोर से शुरुआत की थी और आज इनके पास 3300 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। वहीं डी मार्ट के पास अभी भी केवल 324 स्टोर्स हैं। ये एक्सपेंशन कहीं ना कहीं डी मार्ट पर इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन एक और चीज जिससे इसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, वो है ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पहले जहां डी मार्ट के बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स थे फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल, वहीं अब जेप्टो, बिग बास्केट, जियो मार्केट, लुंजो, फ्लिपकार्ट सुपरमार्केट, ग्रोफर्स और अमेजॉन पैंट्री जैसे कई कॉम्पिटिटर्स मार्केट में पैर जमा चुके हैं। इसको देखते हुए डी मार्ट ने भी डी मार्ट रेडी नाम की एक ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसे 80.62 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 142 करोड़ रुपए का। और इन सब का असर कंपनी के शेयर प्राइस पर भी देखा जा सकता है। अब समझते हैं डी मार्ट के डाउनफॉल का दूसरा रीजन, जो है लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग। दोस्तों पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन रेट बहुत ही तेजी से बढ़ा है। 2022 में इन्फ्लेशन रेट 6.67% था, वहीं 2021 में 5.51%। बढ़ते इन्फ्लेशन रेट का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर कोई 20,000 रुपए कमा रहा है और 8,000 ग्रोसरी पर खर्च कर रहा है, 5,000 मेडिसिन पर और 2 से 3,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पर, तब भी उसके पास 4,000 रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जिससे वो एडिशनल चीजें जैसे कि कपड़े, कर्टेन, डेकोरेटिव आइटम्स या कोई भी ऐसी चीज खरीद सकता है जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। लेकिन जब महंगाई बढ़ जाती है तो ग्रोसरी पर 8,000 की जगह 10,000 और मेडिसिन पर 5 की जगह 8,000 खर्च होने लगते हैं। तो लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि वो एडिशनल चीजों को खरीदने के बारे में सोचे। एंड इस चीज का सीधा इम्पैक्ट पड़ा डी मार्ट पर। इसके जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल सेगमेंट, जिसमें टॉयज, क्रॉकरी और गारमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, जिससे डी मार्ट लगभग 23% रेवेन्यू जनरेट करता था, उसकी सेल अब बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। और लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से कंपनी के प्रॉफिट पर काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। बात करें डी मार्ट के डाउनफॉल की तीसरी सबसे बड़ी वजह की, तो वो है लो मार्जिन। दोस्तों इन्फ्लेशन का कोई खास इम्पैक्ट ग्रोसरी आइटम्स पर नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग राइस, ऑयल, स्पाइसेस या कोई भी प्रोडक्ट जिसे वो डेली कंज्यूम करते हैं उसे तो खरीदेंगे ही, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। पर डी मार्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन सारे प्रोडक्ट्स पर उसे बहुत ही कम मार्जिन रिसीव होता है, वहीं नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स पर इसे ज्यादा मार्जिन रिसीव होता है। इसलिए अगर ग्रोसरी पर ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा तो नॉन एसेंशियल आइटम से मिलने वाला मार्जिन प्रॉफिट को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब से इन्फ्लेशन अपने पीक पर है, लोगों ने नॉन एसेंशियल आइटम से दूरी बना ली है, जिससे इसकी प्रॉफिट पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन कंपनी ने भी शेयर प्राइस कम होने का यही एक रीजन बताया है।
डीमार्ट के डाउनफॉल का चौथा सबसे बड़ा रीजन है स्लगिश रेट ऑफ स्टोर एक्सपेंशन। दोस्तों, रिलायंस स्टोर के एक्सपेंशन की बात तो हमने पहले ही की कि कैसे वो तेजी से अपने स्टोर्स को एक्सपैंड करके एफएमसीजी में लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। उसी दौरान उसने देखा कि फ्यूचर रिटेल के पास 200 से भी ज्यादा स्टोर्स ऐसे हैं जिसका उसने लंबे समय से किराया नहीं दिया है। ऐसे में रिलायंस ने लैंडलॉर्ड से बात करके इन स्टोर्स में रिलायंस रिटेल का बोर्ड लगाकर वहां अपना खुद का स्टोर रन करने लगा, जिससे कम पैसे और कम समय में इसे 200 नए स्टोर्स मिल गए। इस रैपिड एक्सपेंशन को देखकर डीमार्ट को भी लगा कि उसे अगर कंपटीशन में आगे निकलना है तो अपने स्टोर्स को ज्यादा से ज्यादा शहरों में ओपन करना होगा। इसी वजह से पिछले साल डीमार्ट ने अराउंड 50 नए स्टोर्स ओपन किए थे, लेकिन 2023 में अभी तक डीमार्ट ने केवल 22 स्टोर्स ही ओपन किए हैं। यानी कि लास्ट ईयर वाले ग्रोथ को मैच करने के लिए कंपनी को अभी भी और भी 28 स्टोर्स ऐड करने होंगे। लेकिन जिस तरह हर क्वार्टर में इनके नए स्टोर्स की संख्या डिक्लाइन होती जा रही है, उसको देखकर ये नहीं लगता कि कंपनी इस गोल को अचीव कर पाएगी। खैर, हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इन स्टोर्स का एक्सपेंशन इतना स्लो क्यों हो गया है। तो इसका सबसे पहला रीजन है फंड की कमी और दूसरा रीजन है रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइस। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डीमार्ट अपना स्टोर खुद की प्रॉपर्टी पर ओपन करता है। ऐसे में मैनेजमेंट का कहना है कि रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइस की वजह से वो तेजी से अपने स्टोर्स को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। दोस्तों, डीमार्ट एक बहुत ही कंजर्वेटिव कंपनी है जो लोन के दम पर अपना रैपिड एक्सपेंशन नहीं करती, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्टडी ग्रोथ की तरफ बढ़ने में विश्वास रखती है। इसलिए फंड की कमी और रियल एस्टेट के बढ़ते दाम की वजह से इसने अपना एक्सपेंशन स्लो कर रखा है। दोस्तों, डीमार्ट के डाउनफॉल का पांचवा सबसे बड़ा रीजन है इसका वैल्यूएशन एंड पीई रेशियो। डीमार्ट का आईपीओ 300 रुपए पर लॉन्च हुआ था, जिसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई अराउंड 650 रुपए पर। इसके बाद से कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार ग्रोथ देखने को मिली। जब कंपनी अच्छी रिटर्न दे रही थी तो इसको देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, जिससे इसका पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200 से भी ज्यादा हो गया। लेकिन जब इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया कि हर साल ये कंपनी केवल 25 से 30% के रेवेन्यू ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, तो उनके लिए ये काफी डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके किसी शेयर को खरीदता है तो वो हाई रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि कंपनी के शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है। इसके बाद इन्वेस्टर्स नेगेटिव हो जाते हैं और शेयर प्राइस में गिरावट आती है। अब यहाँ तक तो बात हुई उन रीजंस की जिनकी वजह से डीमार्ट के शेयर प्राइस में गिरावट आ रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी फिर से पहले जैसी प्रॉफिटेबल बन सके? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका सबसे पहला तरीका है एक्सपेंशन। अगर आप नोटिस करेंगे तो डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर्स किसी स्पेसिफिक एरिया तक ही लिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल, मुंबई में इसके 55 स्टोर्स हैं तो दिल्ली में 12। लेकिन एनसीआर, जहां इसे एक बड़ा कंज्यूमर बेस मिल सकता है, वहां इनके एक भी स्टोर्स नहीं मौजूद हैं। ऐसा शुरुआत से ही देखा गया है कि डीमार्ट अपने आसपास के एरियाज में ही ज्यादा फोकस्ड रहता है और ऐसे कई सिटीज में अभी तक पहुंचा ही नहीं जहां इसे बड़ा कस्टमर बेस मिल सकता है। वहीं रिलायंस रिटेल की बात करें तो वो इसके बाद में आया, लेकिन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वो हर जगह अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना लिया। जबकि डीमार्ट का ऑनलाइन प्रेजेंस अभी भी बहुत ज्यादा वीक है और उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। दोस्तों, रिलायंस की बिजनेस स्ट्रेटजी मैक्सिमम टाइम यही रहती है कि वो भारी डिस्काउंट देकर एक बड़ा कंज्यूमर बेस बनाता है और जब वो इसमें कामयाब हो जाता है तो प्राइस को इंक्रीज कर देता है। जबकि डीमार्ट के साथ ऐसा नहीं है। इनके प्राइस अभी तक वैसे ही हैं जैसे पहले थे। इसलिए आगे चलकर हो सकता है कि डीमार्ट फिर से पटरी पर आ जाए। इसके अलावा जेप्टो, ग्रोफर्स और जोमेटो भी पहले से ही लॉस में हैं। ऐसे में ये कंपनीज ज्यादा समय तक डिस्काउंट अफोर्ड नहीं कर सकती और ये डीमार्ट के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डीमार्ट पहले जैसे कमबैक कर पाएगा या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्पल कंपनी कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाती है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।